जो आपने देखा, तो वहां पर हमने ये देखा कि जो कंज्यूमर होता है वो उसके पास अपना एक बजट होता है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बजट। तो यहाँ हमने कंज्यूमर बजट को रीड आउट किया कि बजट क्या है कंज्यूमर के लिए और वो कैसे उन दो वस्तुओं पर खर्च कर सकता है। फिर हमने देखा गुड्स को कि गुड्स कैसी कैसी होती हैं। यस। अभी भी हो रहा है क्या? नहीं बेटा, ठीक है अभी। नहीं, अब ठीक है। तो गुड्स जो है वो कैसी कैसी होती हैं, वहां हमने गुड्स के नेचर को पढ़ा कि गुड्स जो है वो नॉर्मल हो सकती है, आपकी गिवन हो सकती है, इन्फीरियर हो सकती है, ऑर्डिनरी हो सकती है। तो उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद में हमने देखा कि उन दोनों का एक्सचेंज होता है, गुड्स का और आपके बजट का जो है वहां एक्सचेंज आप देखते हैं। जब आप एक्सचेंज देखते हैं तो वो एक्सचेंज किस बेस पे होता है, तो हम कहते हैं यूटिलिटी मिलती है कंज्यूमर को और कंज्यूमर उस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है तो इसका मतलब वो यूटिलिटी को मेजर कर सकता है, माप सकता है। तो यूटिलिटी को मापने के 3 मेथड हमने यहां पढ़े, जिसमें से एक कार्डिनल हमने पढ़ा, ऑर्डिनल पढ़ा और तीसरा हमने पढ़ा रिवील्ड प्रेफरेंस। इन दोनों मेथड्स को हम जो है वो डिक्लेयर्ड मेथड के नाम से जानते हैं कि सामने वाला डिक्लेयर करता है, सामने वाला हमें बताता है। लेकिन रिवील्ड प्रेफरेंस जो है उसको हम इंटरनल मेथड कहते हैं। यहाँ पर वो अपने आप को बताता नहीं है, हम उसके इंटरनल चीजों को ऑब्जर्व करके और उसकी प्रेफरेंस निकालते हैं। ये दोनों मेथड जो हैं आपके आप देखते ही हैं, लेकिन ये कार्डिनल अप्रोच है, ये आपकी ऑर्डिनल अप्रोच है, इसको हम बिहेवियरल अप्रोच के नाम से जानते हैं। जब हम यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो हम यहाँ से ड्राइव करते हैं डिमांड कर्व। कार्डिनल के संबंध में एक डिमांड कर्व हम निकालते हैं, ऑर्डिनल के संबंध में अलग डिमांड कर्व निकालते हैं और रिवील्ड प्रेफरेंस के संबंध में हम अलग डिमांड कर्व निकालते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ से डीडी को ड्राइव कर लेते हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत हम करेंगे सप्लाई की, जहां आप पढ़ेंगे प्रोड्यूसर थ्योरी को। और जब हमने प्रोड्यूसर थ्योरी की बात की तो आपने देखा था, यहीं हमने पढ़ा था सबसे पहले कॉस्ट, कि जो प्रोड्यूसर है वो अगर गुड्स बनाने की बात करेगा, वो अगर गुड्स बनाने के लिए जाएगा तो उसे कॉस्ट आएगी। क्लियर है बात? तो एक प्रोड्यूसर जो होता है उसका टारगेट होता है कि वो प्रोडक्शन करे और उस प्रोडक्शन में जो वो कॉस्ट लगा रहा है उस कॉस्ट से वो मैक्सिमम आउटपुट करे। और मैक्सिमम आउटपुट कब होगा? जब उसके पास इनपुट जो है वो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा, या मैं ये कहूं कि एफिशिएंस यूज करेगा। ठीक है ना? यानी कि एफिशिएंट यूज करता है अगर वो फैक्टर का, मैक्सिमम यूज करता है अगर वो फैक्टर का। मैक्सिमम यूज यहां सब इसलिए नहीं ले सकते हम, थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा कि फैक्टर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम यहां पर जो वर्ड लेंगे वो लेंगे एफिशिएंट यूज ऑफ फैक्टर्स, कि अगर आपके फैक्टर्स जो है उनको हम अच्छी तरह से एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं तो हम थोड़े से संसाधनों से, थोड़े से फैक्टर से बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो अब यहां क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो कितनी कॉस्ट लगाए, मींस हाउ मच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि एक प्रोड्यूसर का जो अंतिम जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो सोच करके आया है वो है कि वो अपने आप का प्रॉफिट कमाना चाहता है। इधर कंज्यूमर थ्योरी में जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता था? कंज्यूमर चाहता था कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। प्रोड्यूसर के मामले में हमने पढ़ा है कि प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर चाहता है कि उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो वो ऐसा क्या करे, प्रोड्यूसर ऐसा क्या करे, वो कितना कॉस्ट लगाए कि उसका आउटपुट ज्यादा हो। जब आउटपुट ज्यादा हो तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, या हम कहें कि वो कितना प्रोडक्शन करे कि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। ध्यान से समझना मैंने क्या कहा यहां पर, कि अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम होगी। जब उसकी कॉस्ट कम होगी तो उसके प्रॉफिट का जो शेयर है वो बढ़ जाएगा।
और अगर वो कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसके प्रॉफिट जो है वो गिरेंगे, वो कम होंगे। इसलिए एक प्रोड्यूसर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये हो जाता है कि वो कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है और कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो यानी कि कंज्यूमर थ्योरी में हम ये चीज़ों को रीड आउट करेंगे कि कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए और वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। तो यहाँ जो क्वेश्चंस है उसका आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट किसे कहते हैं और प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान दे से समझना इसको। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए कि एक फर्म है, ठीक है, जो एक कॉस्ट को जो है वो देख रही है, एक कॉस्ट को देख रही है, जिसमें से एक कॉस्ट जो है वो आपकी अकाउंटेंट डिसाइड कर रहा है, एक अकाउंटेंट लिख रहा है, और एक कॉस्ट जो है वो आपका इकोनॉमिस्ट देख रहा है। एक कॉस्ट का मतलब ये आप समझना, एक कॉस्ट का मतलब आप एक अलग अलग कॉस्ट मत समझना इसको। एक कॉस्ट का मतलब है कि दोनों ही उसी चीज को दो अलग अलग नजरियों से देख रहे हैं। यानी कि उस कॉस्ट को अकाउंटेंट जो है वो एक अलग नजरिए से देख रहा है, कैसे देखेगा, जिसको हम बोलेंगे अकाउंटेंट व्यू, और एक उसी कॉस्ट को आपका इकोनॉमिस्ट देख रहा है, जिसको हम बोलेंगे इकोनॉमिस्ट व्यू। देखिए अब समझना, देखिए आप देखते हैं कि अकाउंटेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो अकाउंटेंट आपने बिठा रखा है फर्म के अंदर, वो क्या क्या चीजों को जो है वो नोट डाउन करता है, वो डबल एंट्री करता है। आपको पता है कि एक तरफ से अगर उसको कोई चीज आप दे करके जाएंगे, कोई पैसा या कोई गुड्स आप उसको दे करके जाएंगे, तो वो लिखेगा उसको कि ए फर्म से या ए व्यक्ति से मेरे को जो है इतना रुपया मिला, इस फर्म को इतना पैसा आया, ठीक है। अगर वो किसी को पैसे देगा तो वो उसको भी नोट डाउन करेगा कि मैंने जो है वो ए फर्म को या ए पर्सन को इतना पैसा दिया। तो यानी कि वो लिखता है हर चीज को। जब वो लिखता है तो वो किन किन चीजों की ध्यान करता है, तो आपको पता है कि एक कॉस्ट के अंदर हम देखते हैं लेबर को, क्योंकि लेबर जो है वो आएगी। तो सपोज कीजिए कि लेबर ने अपना काम किया और उन्होंने जो है अपनी वेज ली, 6 रुपये जो है उन्होंने वेज ली, तो वो अकाउंटेंट लिख लिया कि मेरे जो हिसाब से 6 रुपये जो है लेबर को चले गए। फिर आप देखते हैं कि रेंट एक आप देखते हैं, क्योंकि लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो लैंड को जब रेंट दिया जाएगा, जमीन को जब जो है वो किराया दिया जाएगा, तो जहां आपने फैक्ट्री लगाई है उसका वो किराया आप मान करके चलिए कि 2 रुपये है। तो वो 2 रुपये जब वो किराए के तौर पे देगा तो अकाउंटेंट उसको लिख लेगा कि 2 रुपये मैंने किराए के दिए, ठीक है। फिर आपने वो जो चीज लगा रखी है, यानी कि जो भी आपने फैक्ट्री लगा रखी है, उस फैक्ट्री के लिए आपको कहीं से थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ा होगा, ठीक है। तो वो लोन जो है आपका, उसके ऊपर आपके इंटरेस्ट होंगे, तो वो ब्याज जो आप दे रहे हो वो भी लिख लेगा कि ये 1 रुपया वो ब्याज का आ गया। तो वो लिख रहा है कि भाई मेरी तरफ से 6 रुपये मैंने लेबर को दिए, 2 रुपये मैंने रेंट के दिए और 1 रुपया मैंने इंटरेस्ट का दिया। यानी कि आप देखिए अकाउंटेंट कौन सी चीज लिख रहा है, जो मालिक जो है वो अपने वेज रेंट इंटरेस्ट को पे करने के लिए उसको देता है, ठीक है, क्योंकि वो बैठा हुआ है और उसके पास जो पैसा है वो क्या करता है, वो लेबर को दे देगा, वो रेंट को दे देगा, वो इंटरेस्ट वालों को दे देगा कि ये आपका इंटरेस्ट लो इस महीने का, ये आपका रेंट लो इस महीने का, ये आप लेबर ले लो इस महीने की। तो यानी कि अकाउंटेंट जो है उस चीज को देखेगा और वो उसको हिसाब में रखेगा कि मैंने 6 रुपये लेबर को दे दिए, 2 रुपये रेंट को दे दिए, 1 रुपया मैंने इंटरेस्ट को दे दिया। तो वो ये मानता है कि उसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 9 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 6 उसने दिए लेबर को, 2 रुपये उसने दिए रेंट के, 1 रुपया दिया उसने इंटरेस्ट का, तो टोटल 9 रुपये जो है उसको कॉस्ट आई है। आपको जो रेवेन्यू है टोटल, ये आपका कॉस्ट आ गया। वो कहता है कि आपको जो रेवेन्यू है टोटल वो 10 रुपये आया। तो वो कहेगा कि सर हमने 10 रुपये जो है वो कमाए, जिसमें से 9 रुपये हमने क्या दे दिया, लेबर को, रेंट को और इंटरेस्ट को दे दिया। तो आप देखेंगे कि आपके पास 1 रुपया बच गया और ये 1 रुपया जो है वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो अकाउंटेंट क्या कहेगा मालिक को कि ये 1 रुपया आपका प्रॉफिट है। लेकिन इकोनॉमिस्ट जब आता है तो इकोनॉमिस्ट ये देखता है, क्या देखेगा वो,
वो ये देखेगा कि भाई लेबर को भी पैसे दिए गए हैं, ठीक है, लेबर को पैसा दिया गया, रेंट भी दिया गया, इंटरेस्ट भी दिया गया, ठीक है। तो लेबर को 6 रुपए चले गए, रेंट के 2 रुपए चले गए और इंटरेस्ट का 1 रुपया चला गया। ये तो ठीक है, ये तो अकाउंटेंट ने भी लिख रखे हैं, इकोनॉमिस्ट भी लिख रहा है। इकोनॉमिस्ट क्या कहता है कि भाई अगर मालिक जो है वो आज यहां पर बैठ करके काम नहीं संभाल रहा होता, अगर मालिक जो है उस ऑफिस में बैठ करके हम सबको नहीं देख रहा होता, तो उसकी जगह पर कोई मैनेजर जो है वो काम कर रहा होता, मैनेज करने वाला कोई मैनेजर होता। और दूसरी बात, वो मालिक जो है वो यहां काम ना करके कहीं और काम कर रहा होता, तो वहां से उसको जो है पैसे आ रहे होते, उसको सैलरी मिल रही होती किसी न किसी काम की। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मालिक है वो भी तो अपनी जगह पर काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर मालिक यहां काम नहीं करता, अपनी फर्म में काम नहीं करता, इस फर्म में अगर वो काम नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी फर्म में काम कर रहा होता, और दूसरी फर्म में अगर वो काम कर रहा होता तो उस काम के बदले में पैसे लेता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ये कहता है कि जो मालिक है, एंटरप्रेन्योर है, वो क्या लेता है, उसका भी हिस्सा है, जिसको हम बोल देते हैं प्रॉफिट। आपने पढ़ा है कि आपके जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं वो 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो आप देखते हो कि लेबर को मिलता है वेज, लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो वो ये कह रहा है, इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि भाई वो अगर यहां काम कर रहा है तो उसकी भी तनख्वाह बनती है, तो वो 1 रुपया जो है वो उसकी तनख्वाह है, ठीक है ना बात। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि अगर आप अकाउंटेंट व्यू की बात करेंगे तो वो आपको 1 रुपया प्रॉफिट कमा करके दे रहा है, वो कह रहा है कि 1 रुपया आपके बच रहे हैं कॉस्ट लगाने के बाद। लेकिन अकाउंटेंट के बाद जो इकोनॉमिक्स है वो ये कहता है कि आपको यहां पर कुछ भी नहीं बच रहा है। आपकी कॉस्ट कितनी आई, 10 रुपीज, आपका रेवेन्यू कितना है, 10 रुपीज, तो यानी कि आपके 10 रुपए ही आए और आपने 10 रुपए ही बांट दिए, तो आपके पास बचा 0, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है प्रॉफिट के तौर पे तो कुछ भी नहीं बचा। इसी को इकोनॉमी में ध्यान से समझ लेना, इसी को इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक कॉस्ट कहा जाता है। तो आपकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो क्या है यहाँ पर, 0, क्योंकि इकोनॉमिक्स ने कॉस्ट क्या आपकी जो इकोनॉमिक्स ने जो कॉस्ट दी है वो क्या दी है, वो आपकी यहाँ पर 0 आई, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ते हैं। जब हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो आप देखते हैं, हम यहाँ पर मैं एक बार जनरल आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये आपका AR और MR कर्व होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ये लिखते हैं कि ये हमारी एवरेज कॉस्ट है और ये हमारा MC कर्व है। तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर आप कहते हो कि इक्विलिब्रियम है। लेकिन आप यहाँ ये भी कहते हो कि यहाँ पर जितनी उसकी लागत है, जितना उसका कॉस्ट है, जितना कॉस्ट है उतना ही उसका रेवेन्यू है। तो यानी कि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू यहाँ पर आप कहते हो कि इक्वल हो जाता है, यानी कि उसको कुछ नहीं बचता। तो कई बार बच्चे जो है यहाँ से प्रश्न करते हैं, जब हम मार्केट को पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे यहाँ क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं कि सर यहाँ पे कॉस्ट भी उतना ही है और यहाँ पर जो है रेवेन्यू भी उतना ही है, तो कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है और फर्म को 0 आ रहा है, वो 0 पे कैसे प्रोडक्शन करती है, हम ये कैसे मान ले कि हर टाइम नॉर्मल समय में वो 0 पे प्रोडक्शन करेगी। तो वहां पर 0 जो है वो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, इकोनॉमिक्स प्रॉफिट है, ये आपको ध्यान कर लेना। क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो आपका 0 है। सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिख दिया, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो आपका 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक जो प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, उसको जो दूसरी जगह काम करने से मिल सकता था वो यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि वो अपने काम में उसको उतना मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो समझिए, आप समझेंगे कि जो अकाउंटेंट है उसने 3 ही चीजें ली। कौन कौन सी ली, लेबर को उसने शामिल कर लिया, रेंट को उसने शामिल कर लिया, इंटरेस्ट को उसने शामिल कर लिया। तो लेबर, रेंट, इंटरेस्ट जो उसको सामने से दिखा, ठीक है, यानी कि उसने देखा कि वो लेबर को पैसे दे रहा है, वो उसको दिख गई। वो उसने देखा कि जो लैंड उन्होंने रेंट पे ले रखी है उसको वो पैसे दे रहा है, वो उसको दिख गए। और जो कैपिटल उन्होंने यानी कि जो पूंजी उन्होंने लोन के तौर पे ले रखी है उसका जो ब्याज दे रहा है वो उसको दिख गए। यानी कि उसको जो सामने से दिख रहा है उसको उसने कॉस्ट मान लिया।
लेकिन यहां पर वो ये नहीं देखता कि भाई अगर जो एंटरप्रेन्योर है वो यहाँ काम नहीं कर रहा होता, खुद की फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा होता, तो वो कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहा होता। अगर वो दूसरी जगह पे काम कर रहा होता तो वो फ्री में काम नहीं कर रहा होता, उसको जो है वो पैसा मिलता, उस काम के बदले में उसको जो है वो लेबर वेज या मैं कहूँ सैलरी उसको मिल रही होती। वो वहां ये चीज को भूल जाता और वही कहता है कि सर आपके पास 1 रुपया बच गया, आप जो है वो प्रॉफिट में हैं। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ लेबर, रेंट और इंटरेस्ट या इकोनॉमिस्ट की जो अकाउंटेंट की जो व्यू है उसको देखेंगे तो इस वाले को यानी कि लेबर, रेंट और इंटरेस्ट, इसको हम पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो सीधे सीधे आपको दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेंट के हाथों से जा रही है, उसको दिख रहा है कि मेरे हाथों से पैसा गया है, क्योंकि वो जो है वो अपने मालिक को पैसे नहीं दे रहा है काम के बदले में, तो वो उसको दिखता नहीं है। ठीक है, वो उसको नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मालिक को पैसे नहीं दिए कि लो सर ये आपकी सैलरी है। उसको दिखता है कि जो बच गया वो मालिक का है और वो मालिक का दिखता है उसको प्रॉफिट। ठीक है, तो अकाउंटेंट के हिसाब से आप देखोगे तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन यहां जब आप इकोनॉमिस्ट का व्यू देखते हैं, इकोनॉमिस्ट का व्यू देखते हैं, तो इकोनॉमिस्ट व्यू में आप ये देखते हैं, एक सेकेंड, इकोनॉमिस्ट व्यू में आप ये देखते हैं कि यहां पर ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो है ही, ठीक है, ये तो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ही, लेकिन ये जो प्रॉफिट है इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट जो दिखाई नहीं देती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हुई आपकी? वो कॉस्ट जो आपको सीधे तौर पे दिखाई देती है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो आपके हाथों से होकर के जाती है, अकाउंटेंट के हाथों से होकर के जाती है। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो सीधे सीधे तौर पर आपको दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर आप ये कहेंगे कि प्रॉफिट जो है वो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के अपने एफर्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर जो है अपने दिमाग में उन चीज़ों को शामिल करता है, सोचता रहता है, वो ये देखता है कि भाई मेरे जो इकोनॉमी, मेरा जो फर्म है उस फर्म को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वो सारा 24 घंटे उसके दिमाग में ये बात चलती है। जब आप एक लेबर जो है वो 8 घंटे नौकरी करने के बाद में उस फर्म से निकल जाती है तो उसके दिमाग से वो फर्म भी निकल जाती है। लेकिन एक जो एंटरप्रेन्योर है वो अगर 8 घंटे नौकरी करता है तो 8 घंटे के बाद में अगर वो घर आता है तब भी उसके दिमाग में वो उसकी फर्म जो है वो बनी रहती है। वो सोचता रहता है कि कैसे मैं अपने फर्म के को आगे बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं अपने फर्म को बड़ा कर सकता हूं, कैसे मैं अपने फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूं, मैं क्या आइडिया लेकर के आऊं कि मेरी फर्म आगे चली जाए, मेरी फर्म जो है वो कम्पिटिट करे, मेरी फर्म जो है उसका नाम बने, फेम बने। तो ये सारी चीजें वो सोचता रहता है। तो उसके जो सोचना है, उसने जो एफर्ट्स लगा रखे हैं अपनी फर्म के लिए, उस एफर्ट्स के बदले में उसको जो मिल रहा है, क्योंकि उसने एफर्ट्स लगाए हैं, वो काम कर रहा है, तो काम के बदले में उसको जो मिल रहा है वो मिल रहा है प्रॉफिट। इसलिए इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि उसको फ्री का नहीं मिल रहा है, वो काम कर रहा है भाई, उस काम का उसको 1 रुपया मिला है, इसलिए उसके जो प्रॉफिट है वो भी उसकी कॉस्ट है। यानी कि ये कह रहा है कि वो फर्म की कॉस्ट ही है। तो यहां आपको ये देखना है कि प्रॉफिट जो है वो आप शामिल कर लेते हैं इकोनॉमिस्ट व्यू में एज ए इकोनॉमिक कॉस्ट। तो यहां आप देखेंगे इकोनॉमिक्स व्यू में हम कहेंगे कि ये आपकी कहलाएगी इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो गई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी शामिल हो गई और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी शामिल हो गई। लेकिन जब हम अकाउंटेंट कॉस्ट की बात करते हैं, अकाउंटेंट कॉस्ट की बात करते हैं, तो वहां हम देखेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को देखेंगे। तो अकाउंटेंट व्यू जो है वो आपको 1 रुपया प्रॉफिट बना करके दिखा रहा है, लेकिन इकोनॉमिस्ट का जो व्यू है वो आपको कह रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट यहाँ पर 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा। एंटरप्रेन्योर को वो 1 रुपया यहाँ मिल रहा है, लेकिन वो उसको मिल रहा है उसके एफर्ट्स का, वो उसको मिल रहा है उसके काम का। तो यहाँ आपको ये ध्यान करना है, जब हम पढ़ते हैं मार्केट को और मार्केट में हम पढ़ते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो जब नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं कि भाई कॉस्ट जो है वो इक्वल हो गई आपके रेवेन्यू के। तो ये वाली जो ये आप एवरेज कॉस्ट देख रहे हैं, जहां पर आप ये कहते हो, ये कौन सी कॉस्ट देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट जिसके अंदर प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट भी है, यानी कि वो जो सोच रहा है वो चीज भी शामिल की गई है। यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया है।
तब आप देखते हैं कि ये कॉस्ट जो है वो बराबर हो जाएगी रेवेन्यू के। तो यहाँ आप ई पॉइंट पर देखते हैं, ये कहते हैं कि ये हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, या मैं ये कहूँ कि ये वो पॉइंट है जहां पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने अभी देखा कि आपका जो चीजें हैं वो क्या क्या बन रही है। देखिए, आप देखते हैं कि इकोनॉमिक्स व्यू में आपने देखा इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो क्या बना आपका, कि जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट से जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का, तो वो आपका होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इस टोटल कॉस्ट में आप क्या क्या शामिल कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि ये दोनों कॉस्ट को शामिल कर रहे हैं इस टोटल कॉस्ट के अंदर, और ये आपका टोटल रेवेन्यू। तो जो आपको बचेगा वो बचेगा आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, तो आपकी इकोनॉमिक्स कॉस्ट होगी जहां पर हम कहते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ही हो। ठीक है, तो वो आपकी कहलाएगी इकोनॉमिक कॉस्ट। फिर आप देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहां से हमने एक चीज निकाल ली। देखिए, हमने कहा कि नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट में आप देखेंगे क्या कि इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका जीरो होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान कर लेना, इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो होता है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि नॉर्मल प्रॉफिट में इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट में इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो होता है। फिर आप एक कंडीशन देखते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, तो जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि वहां पर आपका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि जीरो से बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे एक जिसको हम बोल देते हैं मिनिमम लॉस की कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम लॉस। तो मिनिमम लॉस जो है वो आपका कहलाएगा जहां पर आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो, नेगेटिव में चला जाए, यानी कि जीरो से कम हो, नेगेटिव हो, तो वहां हम बोल देते हैं मिनिमम लॉस। लेकिन आपको मैं यहाँ एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि हम जब पढ़ते हैं मार्केट को तो हम ये देखते हैं कि भाई ये आपका AR कर्व है और यही आपका MR कर्व है। यहाँ आप क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं, क्वांटिटी डिसाइड करते ही आप ये देखते हैं कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है, ठीक है ना, आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये आपका ज्यादा है AR से, यानी कि AC इज ग्रेटर देन AR। ये कंडीशन आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये मिनिमम लॉस है, मिनिमम लॉस है। समझना इस बात को, मिनिमम लॉस की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई वो ऐसी कौन सी प्रॉफिट छोड़ देता है, ऐसा कौन सा कॉस्ट को छोड़ देता है कि वो यहां प्रोडक्शन अगर करता तो उसको ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होता, वो यहां भी प्रोडक्शन कर रहा है जिसको हम मिनिमम लॉस बोल देते हैं, ये वाला एरिया, कि भाई वो ये वाला जो है उसका मिनिमम लॉस है, वो अभी भी प्रोडक्शन करेगा मिनिमम लॉस पे। क्यों करेगा, कैसे कर रहा है वो ऐसा प्रोडक्शन, तो वो यहां पर तब तक प्रोडक्शन कर रहा है जब तक उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट मिल रही है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि आप एक फर्म के मालिक हैं और आपको मजदूरी मिल रही है, ध्यान से समझना, यानी कि जो आप मजदूर आपने रखे हुए हैं, जो सैलरीड पर्सन आपने रखे हुए हैं, जो लेबर आपने रखी हुई है, उस लेबर को देने के लिए जो पैसे हैं वो आपके वो फर्म जो है वो निकाल के दे रही है। ठीक है, आपने जो रेंट पे जमीन ले रखी है वो रेंट वो फर्म निकाल करके दे रही है, और आपने जो पूंजी ले रखी है उसका ब्याज भी जो है वो आपको वो फर्म निकाल करके दे रही है। आपको जो वो नहीं दे रही वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका प्रॉफिट है, यानी कि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो आपको नहीं दे रही। तो आप अपने प्रॉफिट को एक बार के लिए भूल सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी है, हमको इस कंपनी को बड़ा बनाना है, तो एक समय के लिए, छोटे टर्म के लिए, शॉर्ट रन के लिए हम अपने प्रॉफिट को छोड़ करके अगर हमें ये अपने हमारी जो फर्म है वो ये सारी चीजें दे रही है निकाल करके, तो हम कहेंगे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट अगर हमारी पूरी हो रही है तो हम थोड़े से लॉस के अंदर भी, मिनिमम लॉस के अंदर भी अपने प्रोडक्शन को चालू रखेंगे। तो यहां पर आप ये ध्यान करेंगे कि जो मिनिमम लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, तो मिनिमम लॉस जो है वो आपका हो जाएगा, मिनिमम लॉस जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, मिनिमम लॉस होता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट के बराबर। चाहिए तो कोई छगुनी भी चकुल हुआ, ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट के बराबर।
आज कतो दिन आपण तो सातो दिन कता दिन आगो आपण इम्प्लीसिट कॉस्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। चलिए, तो मिनिमम लॉस जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? इम्प्लीसिट कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। सर ये आपको दोबारा से समझा दो, मेरा तो नेटवर्क ही रुक रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, पता नहीं 6 बार वीडियो रुक ली मेरी। जरूर जरूर मैं दोबारा से समझा देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए, हमने पढ़ा था कि एक जो प्रोड्यूसर है, ये एसी और एआर वाले समझा दो दोबारा से, ऊपर वाला सही है। मैं चलिए ठीक है, आप ये पढ़ते मोर हैं देन एआर है। यस 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 कि शॉर्ट रन के अंदर एक जो फॉर्म होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि शॉर्ट रन के अंदर एक फॉर्म होती है, उसको 3 कंडीशन मिल सकती है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिल सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिल सकता है, और मिनिमम लॉस जो है उसको मिल सकता है। ये 3 चीजें मिल सकती हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हमने यहाँ पे देख लिया कि AR इज इक्वल टू MR, और यहाँ पर आपकी जो AC है वो टच करती है, यानी कि AC और AR यहाँ पर बराबर होते हैं। ये आप देख चुके हैं क्यों होते हैं, ये आपने देख लिया कि यहाँ पर आपका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो 0 होता है। क्लियर है बात? अब हम देख रहे हैं मिनिमम लॉस की कंडीशन। यहाँ देखिए, मिनिमम लॉस को जब हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि भाई मिनिमम लॉस जब होगा, ठीक है, मिनिमम लॉस जब होगा तो वहां हम देखेंगे आपका जो AC है वो ग्रेटर देन हो जाता है AR के, यानी कि आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है आपके रेवेन्यू से। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारी जो है क्वांटिटी डिसाइड हो गई और ये हमने AC निकाल लिया, यानी कि ये AC हमारी कॉस्ट कहाँ है? कॉस्ट हमारी ये है, हमारा रेवेन्यू कहाँ है? तो रेवेन्यू मैं इसको रेड लाइन से दिखा रहा हूं कि ये हमारा जो है वो रेवेन्यू है, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारा रेवेन्यू है। तो AC कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, तो कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, तो इसका मतलब हमें नुकसान तो पक्का है। लागत अगर आपकी ज्यादा है आपकी इनकम से, जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे हमने सुना भी है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो आप नुकसान में रहेंगे। क्लियर है बात? तो यहां पर नुकसान है आपको, तो वो नुकसान आपका किसके बराबर है? अगर आपको नुकसान है तो आप क्यों फर्म को चलाएंगे, क्यों रन करते रहेंगे? हम ये समझते नहीं है क्या कि भाई अगर नुकसान है, अगर लॉस है, तो फिर कैसे हम फर्म को रन कर रहे हैं? ठीक है बात? तो देखो, आप कहेंगे यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपके फर्म को नुकसान हो रहा है, आपको अभी चल रहा है क्या? देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आपकी कॉस्ट ज्यादा हो रही है यहां पे ना। आप जब इसको देखेंगे, मैं दोबारा से ही इस डायग्राम को बना देता हूं। ये आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। यहां आप देखते हैं कि MR को जब नीचे से काटती तो वहां हमारी क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है। ये हमने क्वांटिटी डिसाइड कर लिया और इस क्वांटिटी के ऊपर हम देख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो ये आ रही है, ये कॉस्ट हमारी आ रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कॉस्ट हमारी आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली कॉस्ट आ रही है, यहाँ ये कॉस्ट आ रही है और आपका रेवेन्यू यहाँ है। तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है आपके एवरेज रेवेन्यू से। तो जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है रेवेन्यू से, तो आपको डेफिनेटली नुकसान हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। इस लॉस को हम पढ़ते हैं मिनिमम लॉस, कि एक फर्म जो है वो मिनिमम लॉस पर भी प्रोडक्शन करती रहती है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है कि भाई लॉस में वो क्यों प्रोडक्शन करती रहती है, ऐसा क्या मिलता है उसको कि वो लॉस में भी प्रोडक्शन को चालू रखती है? तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि ये AC जो था आपका, जब हमने पीछे पढ़ा था नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमने देखा था कि AC में हमने जो है वो इकोनॉमिस्ट व्यू को शामिल किया है, इकोनॉमिस्ट व्यू को शामिल किया। और इकोनॉमिस्ट व्यू में हमने देखा कि उसने कॉस्ट में दोनों चीजें शामिल की हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट भी, ठीक है ना। यानी कि वो इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को शामिल करता है। क्लियर है बात? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या मिल रहा है उसको? वेज भी मिल रही है, रेंट भी मिल रहा है और इंटरेस्ट भी मिल रहा है। यानी कि अगर उसकी फर्म इतना प्रोडक्शन कर रही है जिससे उसकी मजदूरों को दी जाने वाली जो मजदूरी है वो भी निकल करके आ रही है,
जो उसने भूमि रेंट पे किराए पे ले रखी उसका किराया भी निकल के आ रहा है, और जो उसने ब्याज पे पैसा ले रखा है वो पैसे का ब्याज भी निकल रहा है। यानी कि उसको जो दूसरे लोगों को देना है मजदूरी, किराया, ब्याज, वो फर्म निकाल करके उसको दे रही है। उसको जो नहीं मिल रहा वो क्या नहीं मिल रहा, उसको वो नहीं मिल रहा जो वो उसका प्रॉफिट है। यानी कि जो वो एफर्ट्स लगा रहा है, जो वो काम कर रहा है, उस काम के बदले में उसको जो इनकम आ रही थी वो उसको नहीं मिल रही है, वो उसकी अभी जीरो है। तो ऐसे में जब हम एक फर्म के मालिक होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम भी तो यही देखेंगे कि भाई एक बार के लिए अगर मेरे को मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जिसको मेरे को पैसे देने हैं वो पैसे अगर मेरे निकल करके आ रहे हैं फर्म से, तो मैं उस फर्म को चालू रखूंगा इस उम्मीद से कि आगे ये फर्म जो है वो बड़ी हो जाएगी और मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसीलिए आप देखते हैं कि मिनिमम लॉस की कंडीशन पर भी, यानी कि नुकसान की स्थिति में भी फर्म जो है वो अपने प्रोडक्शन को चालू रखती है। ठीक है, तो समझ में आया जो मैंने कहा आपको अभी? ठीक है, तो आज बस हम इतना ही करेंगे, आप इतना ही समझ लीजिए कि आज हम जो है वो करने जा रहे थे वो इतना ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के साथ। तो जुड़े रहे परफेक्ट नॉलेज के साथ, पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।